चलिए, तो हम लोग अब तक सीखे कि nth ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम nh/2π, इसको z से मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ z। ठीक है, पहला एक्सप्रेशन ये सीखे। दूसरा सीखे रेडियस जो है nth ऑर्बिट का क्वांटाइज्ड है, वो भी n² r h1। ठीक है, हाँ, a0 भी लिखते हैं, RH1 भी लिखते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट बोर ऑर्बिट, इसको बोलते हैं फर्स्ट बोर्स। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन हम जाकर देते हैं, आप जाकर ट्राई कीजिएगा। अप्लाई बोर्स पोस्टुलेट ऑन ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट अराउंड प्लैनेट। सैटेलाइट अराउंड प्लैनेट, सैटेलाइट का मास m ले लो, प्लैनेट का मास m ले लो, एट डिस्टेंस r डिस्टेंस पे रिवॉल्व हो रहा है। उसमें बोर्स पोस्टुलेट लगा के फाइंड फर्स्ट रेडियस, फाइंड फर्स्ट पॉसिबल रेडियस कितना होगा। बोर्स पोस्टुलेट को आप ग्रेविटेशन में भी लगा सकते हैं। ठीक है, लगा के देख सकते हैं। वहां भी हर आर पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्वांटाइजेशन का ऑर्डर इतना अधिक है, इतना अधिक है कि लगभग कंटिन्यूअस दिखता है। ठीक है, क्योंकि क्वांटाइजेशन का लेवल इतना गैप इतना कम है कि डे टू डे लाइफ में वो नॉर्मल कंटिन्यूअस दिखता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वो क्वांटाइज दिखता है। ठीक है, वो भी क्वांटाइज, जैसे लोग स्केल्स में बताते हैं पार्टिकल इन अ बॉक्स। हम एक बॉक्स है, मान लो 1 मीटर लेंथ का, 5 मीटर या 20 सेंटीमीटर से बॉडी को फेंक दिए, बगैर सोचे समझे 20 सेंटीमीटर से फेंक दिए, 20 सेंटीमीटर से पकड़ा रहा है, ऐसे चल रहा है, वो 20 सेंटीमीटर में क्वांटाइज्ड है। ठीक है, उसका क्वांटाइजेशन का ऑर्डर बहुत अधिक है, नहीं पता चलेगा इसे, पर है वो है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब रेडियस क्वांटाइज्ड हो गया तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन था ओमेगा। क्या था ओमेगा का एक्सप्रेशन, बताइए ओमेगा का एक्सप्रेशन, जल्दी जल्दी बताओ। एक मिनट, अभी जो बताए थे रेडियस के टर्म फिर से बताओ। mr³ तो r⁻⁻³ का पावर हाफ ZE²/4πε⁴m, और r का वैल्यू जो है हम पुट कर दिए कितना, n²/z। ठीक है, RH1 का होल क्यूब पावर हाफ। ठीक है, अब देखो ओमेगा nth, ओमेगा भी क्वांटाइज्ड होगा, क्या होगा देखिए, ये z क्या आएगा, n⁻⁶ और z²। ठीक है, नहीं z³, ये z³ आया ना, और n⁻⁶, तो z³ ऊपर गया तो कहां कितना हो जाएगा, z², z4 हो जाएगा, तो ऊपर में हो गया z4 और नीचे में आ गया n6 पावर हाफ इनटू, देखो ये nz का वहां सेट कर दिए, बाकी E4πm और RH1 ये सब तो एक कांस्टेंट है, इनटू कांस्टेंट। इसको हम क्या लिखेंगे, ध्यान दो, इसको लिखेंगे z²/n³, z²/n³ इनटू ओमेगा h, इसको लिखेंगे ओमेगा h, हाँ, एट डिस्टेंस r। ठीक है, ये है ओमेगा का एक्सप्रेशन, वो था रेडियस का एक्सप्रेशन, ये है ओमेगा का एक्सप्रेशन, देख लो। ठीक है, ओमेगा h1 क्या हो गया, पहले ऑर्बिट का एंगुलर स्पीड, पहले ऑर्बिट का एंगुलर स्पीड। क्लियर है,
अगर इन दोनों को मिला दिया जाए ओमेगा nth इंटू आर nth क्या हो जाएगा वी nth, और मल्टीप्लाई कर दो तो बताओ तो जेड स्क्वायर एन क्यू और एन स्क्वायर जेड, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जेड बाय एन ओमेगा h1 इंटू आर h1 दैट इज इक्वल टू जेड बाय एन इंटू पी एच। nth ऑर्बिट में जो स्पीड होगा लीनियर स्पीड वो जेड बाय एन के ऑर्डर का होता है, ठीक है। और वी एच वन क्या होगा बताओ, वी एच वन को क्या नाम देंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में उसका लीनियर स्पीड, वी लीनियर स्पीड। क्लियर है, इधर मिटा दें इधर मिटा दें। डन, ओके। कम से कम एक्सप्रेशन एकदम याद रखना है जेड और एन के टर्म में क्या रहता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन पहले तो पहला लेवल का इसी पे बनेगा रेशियो वाला, ठीक है। प्रॉपर जेड का वैल्यू पुट कीजिए और एच का एन का वैल्यू पुट कीजिए, आराम से रेशियो मिल जाएगा। जैसे बोलेगा हाइड्रोजन का थर्ड ऑर्बिट का लीनियर स्पीड या एंगुलर स्पीड, और हीलियम की सेकेंड ऑर्बिट का हीलियम स्पीड, हीलियम प्लस का, हीलियम 2 प्लस का, क्योंकि बोर्स मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है, ये याद रख लीजिए, वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम इसको आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। सिस्टम मतलब लिथियम हाइड्रोजन हीलियम नहीं, हीलियम 2 प्लस लिथियम 3 प्लस सो ऑन, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अच्छा हीलियम प्लस होगा, 2 प्लस नहीं होगा, लिथियम 2 प्लस होगा, ठीक है। मतलब 3 है तो 2 निकाल दिए, उसके लिए वैलिड है। तो जेड का वैल्यू आप डाल दोगे, एन का वैल्यू देख लो कौन सा ऑर्बिट है बस, ठीक है। चलिए अब आते हैं ओमेगा एनएथ वी एनएथ आ गया। नेक्स्ट टाइम पीरियड एनएथ ऑर्बिट का, ठीक है। टाइम पीरियड तो या तो कर लो 2 पाई ओमेगा एनएथ, यानी ये क्या आएगा ओमेगा एनएथ ये है, तो ऊपर चला जाके एन क्यू बाय जेड स्क्वायर टी एच वन टाइम पीरियड, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, क्लियर है। या फिर आपको पता है टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का 3/2 होता है, वो तो था ही, रेडियस का 3/2। अब बताओ रेडियस क्या है, रेडियस किसके है बताओ, इतना है, इसका 3/2 पावर करो तो, इसमें हाफ पावर करेंगे तो n बाय जेड पावर हाफ, और उसका क्यूब कर दिए तो क्या आएगा 3/2 आ रहा है ऐसे की, नहीं नहीं ओमे 2 पर रेडियस का पावर 3/2 है ना, 3/2 करोगे तो नहीं आएगा वहां से, 3/2 करोगे तो कैसे आएगा बताओ, जेड पावर 3/2 आ गया, इसका तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। एन क्यू बाय जेड स्क्वायर टाइम पीरियड, एन क्यू बाय जेड स्क्वायर, ठीक है। और टाइम पीरियड रेडियस पावर 3/2, तो क्या क्यों नहीं सेट हो रहा है बताओ, 3/2 पावर कर दिए तो क्यों नहीं गड़बड़ हो रहा पता नहीं। एक मिनट, फ्रीक्वेंसी एनएथ कर लेते हैं पहले, वो क्या होगा 1/t एनएथ जेड स्क्वायर बाय एफ एच वन। यहां क्या गड़बड़ हो रहा है देखो, टाइम पीरियड
रेडियस में क्या होता है, एन स्क्वायर बाय जेड होता है ना, एन स्क्वायर बाय जेड होता है। कहां गड़बड़ हो रहा है? अच्छा देख लेते हैं, ठीक है, एक मिनट। हाँ, फ्रीक्वेंसी क्लियर है, टाइम पीरियड क्लियर है, ऑर्डर समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या, करंट, nth ऑर्बिट का करंट, nth ऑर्बिट का करंट इक्वल टू होता है चार्ज बाय टाइम पीरियड या चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी। तो क्या होगा, जेड स्क्वायर एन क्यू आई एच वन। पहले ऑर्बिट में जितना करंट है, क्लियर है, जेड स्क्वायर एन क्यू, ओके। चलो, अब एम nth, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट इन nth ऑर्बिट। देखो यहां से भी निकल आएगा, इन nth ऑर्बिट। इसको दो तरीके से करते हैं। ये क्या हो गया, एक तो E बाय 2m इंटू एल nth, चार्ज बाय मास इंटू एल nth, ठीक है। तो E बाय 2m इंटू एंगुलर मोमेंटम nth ऑर्बिट में nh बाय 2 पाई, दैट इज n e h बाय 4 पाई m। हाँ, आर पावर 3/2 तब आ रहा था स्पेशली इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जब जेड को हम कांस्टेंट लेकर कर रहे थे, वरना जेड का भी टर्म आएगा ना। क्या आएगा जेड का टर्म, क्या था, तो उससे करके देखोगे क्या आएगा, कुछ आएगा, यहां जेड का टर्म आएगा 1/, जो भी है यहां पे प्रोपोर्शनल टू आर क्यू लेके काम नहीं करेगा। यहां जेड का टर्म रहेगा, एक जेड वाला टर्म रहेगा, और उससे तब शिफ्ट करोगे तब आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, जेड का टर्म रहेगा यहां, क्योंकि टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन जो पहला इक्वेशन से निकाले थे, ओमेगा निकाले थे ना, ओमेगा 2 पाई बाय ओमेगा कर, जो भी है जेड का टर्म रहेगा, उससे करोगे तब आ जाएगा, तब ये सेट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। रूट जेड है, जेड पावर हाफ है शायद, ठीक है। अब सेट करोगे तो आ जाएगा, क्लियर है। तो ये गड़बड़ हो रहा था, चलो। तो ये समझ में आया मैग्नेटिक मोमेंट nth ऑर्बिट का, क्लियर है। दूसरा तरीका है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, करंट इंटू एरिया, आई एन इंटू पाई आर एन का स्क्वायर होगा, करंट इंटू एरिया, nth ऑर्बिट का करंट इंटू nth ऑर्बिट का एरिया। nth ऑर्बिट का करंट, करंट का क्या एक्सप्रेशन था, जेड स्क्वायर बाय एन क्यू आई एच वन इंटू पाई, nth ऑर्बिट का रेडियस का क्या एक्सप्रेशन था, एन बाय जेड, एन स्क्वायर बाय जेड आर एच वन का होल स्क्वायर। और ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देख लो, जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब आई एच वन इंटू पाई एन पावर 4 बाय जेड स्क्वायर इंटू आर एच वन का स्क्वायर। तो बताइए, जेड जेड कट गया, एन एन कट गया, तो क्या बचा, एन टाइम्स आई एच वन इंटू पाई आर एच वन का होल स्क्वायर, एंड दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। एन टाइम्स मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, एन से। और ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा एन ई एच बाई 4 पाई, यही वैल्यू होता है। फर्स्ट ऑर्बिट का मैग्नेटिक मोमेंट होता है ई एच बाय 4 पाई एम, और इसी को क्या बोलते थे, वन बोर्स मैग्नेटो या 1 BM, इसी को बोलते हैं 1। तो अब जो रेस्पेक्टिव ऑर्बिट में है, एन मल्टीप्लाई है, बस एन का, जेड का कोई रोल नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ जेड। ये इतना क्लियर है, जेड से इंडिपेंडेंट होगा, क्लियर है इतना, ओके। जेड से इंडिपेंडेंट होगा मैग्नेटिक मोमेंट, ओके। चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट, ठीक है, करंट मिल गया। नेक्स्ट, बी एन, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस। यहां तक आपको शायद केमिस्ट्री में भी मिला होगा पढ़ने को, ठीक है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक करंट, न्यूक्लियस ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये समझ में आ रहा है ना? तो बताओ, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका फील्ड का क्या एक्सप्रेशन होता है? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो बी एन एथ का क्या लिखेंगे? म्यू नॉट आई एन बाय 2 पाई आर एन लिखेंगे। पाई नहीं, हाँ पाई नहीं रहता, पाई नहीं रहता, देखो हमको खुद याद नहीं रहता है, ठीक है, पर ये जस्टिफाई नहीं करता है कि आपको भी याद ना हो। इट इज नॉट जस्टिफिकेशन। तुम ये नहीं बोल सकते घर पे, सर पापा को याद नहीं था, पापा को याद नहीं था, ये सर को याद नहीं था तो हमको भी कैसे याद होगा, ठीक है। बकलोल ऐसा बोल देना, बस हो गया। अब वो बच्चे तुम थोड़ी हो, हमको तो बहुत पहले से याद नहीं, जब हम पढ़ते थे तब याद नहीं हमको रहता था, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा? एग्जाम तो आपको देना है, ठीक है। चलो, आई एन एच क्या लिखेंगे? जेड स्क्वायर बाय एन क्यू आई एच वन, ये हुआ एनएथ ऑर्बिट का। और बताइए, रेडियस का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? बताओ, इधर ध्यान दो। रेडियस का एन स्क्वायर बाय जेड आर एच वन, तो क्या हो जाएगा? बी एन एथ, बताओ, जेड स्क्वायर बाय, नहीं, जेड क्यू बाय एन फाइव हो जाएगा क्या? जेड क्यू बाय एन फाइव इंटू बी एच, ठीक है, ये है कहानी। ओके, ठीक है। अब आते हैं अगला एक्सप्रेशन, काइनेटिक एनर्जी nth ऑर्बिट में क्या लिखते हैं? हाफ एम वी एन स्क्वायर, तो क्या होगा बताओ? जेड स्क्वायर, वी का वो एक्सप्रेशन था जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर तो पहले आ गया, और बाकी जो टर्म आएगा के एच वन, ठीक है, के एच वन। ओके, पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट, ठीक है। इसको देखो, इसको इस तरीके से कर सकते हो, माइनस जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर एन, nth ऑर्बिट का यही होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर। ओके, आर एन का क्या एक्सप्रेशन पुट करेंगे बताइए? एन स्क्वायर बाई जेड बाय आर एच वन, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एच वन, और इसको क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी nth ऑर्बिट का लिखेंगे, देखिए, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर टाइम्स पीई एच वन, ठीक है। और दोनों को मिला दो तो टोटल एनर्जी पीई एन और के ई एन मिलके कितना हो जाएगा?
एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर दैट इज EH1। ठीक है, ओके। अब आते हैं वैल्यू लिखते हैं, ये तो एक्सप्रेशन के साथ जेड स्क्वायर बाय, हाँ जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर,